Students, class 7th. Today we will start chapter 1 history. Chapter name is tracing changes through 1000 years. जो 1000 ईयर यानी 1000 वर्षों में जो चेंजेज हुए हमें उनके बारे में यहाँ पर जानना है. टेक अ लुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकंड. ये आपको दो मैप दिखाएगा. एक तो आपको इसी पेज पर नजर आ रहा है और सेकंड जो अगला जो हो नेक्स्ट पर. First was made in 1154 CE by the Arab geographer अल-इदरीसी. जो पहला मैप यानी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जो अरब भूगोलवेता जोग्राफर यानी भूगोलवेता अल-इदरीसी ने इसे 1854 में बनाया था. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. और यहाँ पर जो इसका सबसे ज़्यादा पार्ट है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें दिखाया गया है. मैप 2 वॉज मेड बाई इन द 1720s. आप देखो कितना डिफरेंस है. पहला बना था 1154 में, तो सेकंड जो बनाया था 1720s में बाई ये फ्रेंच कार्टियोग्राफर. कार्टियोग्राफर क्या होता है? ए पर्सन हु मेक्स मैप, जो मैप बनाता है जिसको मानचित्रकार कहते हैं. 1720s में उसने बनाया. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थो दे आर ऑफ द सेम एरिया. लेकिन जो दोनों ही मैप हैं वो बनाने वालों ने जो एरिया दिखाया है सेम एरिया, लेकिन मैप जो हो बिल्कुल अलग अलग हैं. इन अल-इदरीसीज मैप, जो अल-इदरीसी का जो फर्स्ट वाले का मैप था, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. हम अगर अल-इदरीसी के मैप को देखें तो साउथ इंडिया वहाँ पर है बेटा कि जहाँ पर आप जो अभी नॉर्थ इंडिया, आप कौन से पार्ट में, हम भी कौन से पार्ट में रहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहाँ उसने साउथ को दिखा रखा. एंड श्रीलंका इज आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका को सबसे ऊपर शो कर रखा, जबकि श्रीलंका तो हम जो है बिल्कुल नीचे देखते हैं. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. जो प्लेसेस के नेम होते हैं ना, उसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? अरेबिक लैंग्वेज थी. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. लेकिन उसमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी थे, जैसे कि कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है. मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट. जो दूसरा था वो करीब करीब 600 साल के बाद बना था. ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. और इस टाइम पर जो है काफ़ी चेंजेज आ चुके थे इस सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप के अंदर. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस. इस मैप को देखने पर हमें ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है. आप देखेंगे जैसे इंडिया का आज का भी मैप जो नीचे वाला पार्ट है बेटा वो इसी तरह का है. द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल. जबकि जो कोस्टल एरिया यानी जो समुद्र के साथ लगती जो डिटेल है वो तो हम हैरान हो जाते हैं देख कर कि कितनी बारीकी या कितनी डिटेल उनकी उसने डाल रखी थी. दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट इन ऑफ देयर वेजेज. वेजेज का मतलब यात्राएं होता है. जो यूरोपियन नाविक होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो इन मैप को अपने साथ रखते थे जब भी वो समुद्री यात्रा के ऊपर निकलते थे, ताकि वो ये देख सके कि वो एग्जैक्टली कहाँ चल रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में वो हैं. नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड. अब जो है इन दोनों मैपों के अंदर काफ़ी जो है डिफरेंस आ चुका था. When historian read document, map, text from the past, they have to be sensitive to the different historical background. जब भी कोई हिस्टोरियन पुराने जो डॉक्यूमेंट किसी भी इनोवेशन को करने के लिए देखते थे, डॉक्यूमेंट को, मैप को या टेक्सचुअल जो मटेरियल होता है, तो उसके लिए वो काफ़ी सेंसिटिव होते थे उसके बैकग्राउंड को लेकर कि उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती थी पास्ट में किस तरह से ली गई थी. हर एक ने जो लिखा था वो अलग अलग होता था, या हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका ये देखना होता था, उसको ध्यान में रखना होता था कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट देखिए बेटा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है शब्दावली, यानी कि वर्ड्स का जो मीनिंग्स है, वर्ड जो एक्चुअल में इनका मतलब होता है, पहले क्या होता था अब क्या है, ये देखना है. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? तो लैंग्वेज और मीनिंग को लेकर हमें देखना है कि समय समय पर कैसे उनके भाषा बदलती रही, उनका मतलब बदलता रहा. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. काफ़ी जो भाषाएं थी वो समय समय पर चेंज होती रही हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उनके अंदर. मीडिवल पर्सियन
जो मिडिवल पर्शियन का मतलब मध्य युग, मिडिवल का मतलब होता बीच में, या मध्य पर्शियन यानी फारसी, जो मध्यम में फारसी जो टाइम था, फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो जो अभी जो इस समय पर अगर हम आधुनिक फारसी की बात करें, पर्शियन यानी फारसी, तो पहले की जो मध्यकाल की फारसी थी और अब की जो फारसी, फारसी क्या है, लैंग्वेज है बेटा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड इज ग्रामर और वोकैब, अब सिर्फ इसकी वोकैबलरी और ग्रामर में ही चेंजेस नहीं है, द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम, जो वर्ड के मीनिंग है ना वो भी काफ़ी बदल गए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे बदल गया। टेक द टर्म हिंदुस्तान, भाई आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आप क्या कहोगे, इंडिया, इंडिया का दूसरा नाम हिंदुस्तान, भाई यही कहोगे। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो आज का इंडिया हम उसको हिंदुस्तान कह सकते हो तुम। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर्स मतलब यानी कि इतिहासकार होता था, पर्शियन में उसने लिखा था। कब लिखा था बेटा, 13th सेंचुरी में, जब उसने इस हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। दैट मीन्स ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द आइलैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। तो उसका जो मतलब था हिंदुस्तान से, वो सिर्फ कौन से एरिया से था, हरियाणा, पंजाब और जो गंगा यमुना के आसपास का एरिया, बस वहीं का एरिया, उसका मतलब था हिंदुस्तान। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस ऑफ 4 लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या अगर हम जमीन की बात करें कि लैंड एरिया कौन सा था, तो जो भी दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के शासकों के डोमिनियन यानी अधिकार क्षेत्र में आता था, सिर्फ उसी को उसने क्या बोला था, हिंदुस्तान। द एरिया इंक्लूड इन द टर्म, this term shifted with the extent of the sultanate but the term never includes South India। और ये एरिया तो बदलता रहता था भाई, जैसे और ज़्यादा एरिया जीत लिया किसी ने, बहुत ज़्यादा जो पावरफुल रूलर आए, राजा आए, उन्होंने और ज़्यादा जीत लिया, एरिया तो चेंज हो जाता, लेकिन उसमें कभी भी साउथ को इंक्लूड नहीं किया, यानी कि इंडिया के साउथ पार्ट को कभी हिंदुस्तान के अंदर माना ही नहीं। किसने, मिनहाज ए सिराज ने। By contrast, in the early 16th century, बाबर used हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। अब 16th सेंचुरी की बात कर रहा है। 16th सेंचुरी में बाबर, सभी को पता होगा, बाबर जो है काफ़ी पावरफुल एक रूलर रहा है। उसने जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज जो किया था वो किसके लिए किया था, उसने किया था कि जो यहाँ पर फोना यानी कि जितने भी अपने क्या कहेंगे पशु पक्षी होते हैं, जो कल्चर होता है इनहेबिटेंट रहने वालों का, इस सब कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप था इसमें रहने वाला ज्योग्राफिकल एरिया, फोना और कल्चर यानी संस्कृति किसकी, जो लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way of 14th century poet। अब इसमें एक चीज़ एक नेक्स्ट और आता है, अमीर खुसरो नाम का एक पोएट था और वो कब था, 14th सेंचुरी में। यूज द वर्ड हिंद, अब उसने हिंद वर्ड का यूज़ किया। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political national meaning which we associate with it today। लेकिन जो उसने हिंद वर्ड का यूज़ किया था वो आज की कंट्री इंडिया, हिंदुस्तान की तरह नहीं कि हम पॉलिटिकल और नेशनल जो मीनिंग देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकली कितना है, किस तरह से है, नेशनल का अपना एरिया कितना है, जो आज का इंडिया है ना उसका उस वे में मतलब नहीं था हिंदुस्तान का। उसने जो उसका यूज़ किया था वो ज्योग्राफिकल और कल्चरल के लिए किया था, कि जो ज्योग्राफिकल एरिया और कल्चरल एरिया है इंडिया का उसके लिए किया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, historian today have to be careful about the term they use become they mean different things in the past। टेक फॉर एग्जाम्पल, अब जो हिस्टोरियन है वो बड़े ही संभल करके इन वर्ड्स का, टर्म्स का यूज करते थे, क्योंकि अब जो है जो मीनिंग होते हैं आजकल, अगर तुम किसी को फॉरेनर बोलो तो फॉरेनर किसको कहोगे, विदेशी, जो भारत का नहीं है, हर कोई बता देगा। लेकिन पहले इसका वर्ड का मीनिंग क्या था देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज़ यूज टूडे, इट मीन्स समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तुम बता दोगे कि जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता उसको हम फॉरेनर बोलते हैं, यानी विदेशी बोलते हैं। इन पास्ट, इन द मिडिवल पीरियड, लेकिन मध्यकाल में फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज। बाहर से आने वाला यानी गांव के बाहर से आने वाला अजनबी कोई भी, उसको फॉरेनर बोला जाता था। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, जो हमारी सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा नहीं था उसी को फॉरेनर बोल देते थे।
इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में उसको परदेसी बोल देते थे और पर्शियन यानी फारसी में उसको अजनबी बोल देते थे। ए सिटी ड्वेलर, सिटी ड्वेलर का मतलब होता है जो नागरिक होते हैं, जो नगर में रहने वाले, नगरवासी जिसको बोलते हो, और फॉरेस्ट ड्वेलर होता है जो वनवासी यानी वन में रहने वाले होते हैं। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, किसी भी नगरवासी के लिए कोई भी वनवासी जो है फॉरेनर होता था, विदेशी होता था। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान एक दूसरे के लिए अजनबी, फॉरेनर नहीं थे, विदेशी नहीं थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनका धर्म अलग हो, जाति अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई, जैसे इसने क्या बताया, अगर कोई वनवासी शहर में आ जाए, शहरवासी वन में चला जाए, तो उसके लिए वो क्या हो जाता था, फॉरेनर हो जाता था। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। अब जो हिस्टोरियन है उनके जो सोर्सेज है उनके बारे में पता करते हैं। इतिहासकार के पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पता करने के कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। कुछ जो है इसका पार्ट तुम 6th में भी पढ़ चुके होगे। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन। लास्ट ईयर की जो बुक्स है उसमें आपने गुप्त और हर्षवर्धन डायनेस्टीज को पढ़ा होगा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर। अब आने वाले 1000 सालों के बीच में रफली 700 to 1750 के बारे में हम इस बुक में हमें रीड करेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन। जो पास्ट में या पिछली लास्ट ईयर की बुक में आपने पढ़ा होगा, तो जो हिस्टोरियन थे वो किसी भी चीज़ का इनोवेशन करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खोजने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्चर्स का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का। टेक्सचुअल यानी जो लिखा गया है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। भाई जो अभिलेख हैं, जो पुराने सिक्के हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए फिर हिस्टोरियन खोज करते, पता लगाते किस टाइम की क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं। बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन इनमें भी जो डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है यानी विभिन्नता बनी रहती है, एक जैसी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। द नंबर इन द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जिस पीरियड की हम बात करें किसकी, 700 to 1715 की, तो ड्रामेटिकली यानी आश्चर्यजनक रूप से इस टाइम पर जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड था ना वो बहुत ज़्यादा था। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसलिए जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने धीरे धीरे बाकी चीज़ों के बारे में तो छोड़ दिया, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करते थे, और सिर्फ जो टेक्सचुअल मटेरियल होता था ना उसी को उठाना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिक्के भी देखते थे, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, लिखे हुए होते हैं कहीं कहीं पर, जिसको पांडुलिपि और कई ऐसी जगह और चीज़ें होती थी जिनके बारे में वो खोज करते थे, पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगाने। लेकिन अब जो है उनके पास टेक्सचुअल रिकॉर्ड ही काफ़ी मिल गया, तो इस कारण से उन्होंने बाकी चीज़ों को धीरे धीरे जैसे ख़त्म कर दिया, खो दिया, कि बाकी चीज़ों के बारे में वो जानना ही नहीं चाहते थे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इसका एक रीज़न क्या था बेटा, कि जो पेपर यानी जिसके ऊपर तुम लिखते हो ना, ये सस्ता हो गया था और हर जगह या बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया था मार्केट में। पीपल यूज़ इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब लोग किस किस के बारे में लिखने लगे, होली यानी कि जो धार्मिक हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स जो शासक हैं उनके बारे में, उनके वृत्तांतों के बारे में भी, ऐसा राजा था, ऐसी उसके किस्से जो कह सकते हो तुम। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस, जो लेटर्स का मतलब जो उपदेश होते हैं ना उनको बोला है। लेखनी जो संतों की होती हैं। पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो भी जजेस कोर्ट में जितना होता था, अर्जियां अदालतों में जो होता उनका रिकॉर्ड। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, अकाउंट्स यानी कि जितने भी टैक्सेस वैक्सेस वो कर लगाते थे ना, हिसाब बही खाते, इन सब के बारे में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। रीज़न क्या था इसका, कि जो पेपर है वो सस्ता हो चुका था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्या होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट ईयर भी तुमने पढ़ा था, पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियों को जो कलेक्ट करने का काम था वो वेल्दी पर्सन, रूलर, जो मंदिरों में और जो क्या है मस्जिदों में, वहाँ पर इनको इकट्ठा किया जाता था। और करता कौन था, जो रिच पीपल या रूलर्स होते थे, राजा होते थे, वो इनको कलेक्ट करते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होता है, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर जो
एक तरह से आप कह सकते हो अभिलेखागार, जिसके अंदर लाइब्रेरी की तरह होता है, जिसके अंदर पुराने जो डॉक्यूमेंट उनको संभाल कर प्रिजर्व करके रखा जाता है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। हालांकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उनका यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर वॉज नो प्रिंटेड There was no printing press in those days, so scribe copied manuscript by hand। देखो उस समय पर जो है प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं होती थी, जिससे कि फोटोकॉपी जो आप करते हो ना, जीरोक्स करवाते हो, वो नहीं हो सकती थी। सो स्क्राइब कौन होते थे? ऐसे लोग होते थे जो हाथ से ही दूसरे के लिए लिखते थे। सपोज कि एक बुक रखी है सामने और हम इसे कहें कि आप बेटा इसकी 5 कॉपी लिखें, तो उस कॉपी का मतलब यानी उस बुक से देखकर ही आपको लिखना है, और वो 5 टाइम यानी उसकी 5 कॉपी होगी। तो देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। हाथ से जो स्क्राइब्स यानी जो लिखने वाले थे, नकल नवीस कहते थे उसको, या लिपिक कहते थे। आप इसको सिंपल वर्ड में याद करें, स्क्राइब यानी लिपिक, जो हाथ से लिखने वाले लोग होते थे ना, उसको बोलते थे। If you have ever copied a friend homework, you would know that this is not a simple exercise। कभी कभी आपको भी अपने किसी दोस्त की जो कॉपी करनी पड़ती है होमवर्क के लिए, तो आपको पता है कि इजी टास्क नहीं है। Sometime you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। कई बार तुम्हारे फ्रेंड की जो हैंड राइटिंग है, भाई सभी की बहुत अच्छी तो नहीं होती है कि बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है, किसी किसी की राइटिंग आपको ना भी समझ आए या पर्टिकुलर कोई वर्ड समझ नहीं आए, तब आपको क्या करते हो बेटा, आप लोग गैस करते हो कि हाँ हो सकता है कि ये वर्ड यही होगा। तो उस गैस करने में उस पूरी मीनिंग का, वर्ड का, इवन हो सकता है कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। अब तुम्हारे जो दोस्त ने काम कर रखा और तुम्हारे में, दोनों में चेंज हो गया ना। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर as scribe copied manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there। कभी कभी तो एक वर्ड का या कभी पूरे सेंटेंस को ही चेंज कर देते जो स्क्राइब्स यानी हाथ से कॉपी करने वाले लोग थे। These small differences grew over a century of copying until manuscripts of the same text। इसीलिए ऐसा होता था कि जो लिखा हुआ होता था, ओरिजिनल में जो लिखा हुआ होता था, उसमें से चेंज आ जाता था, जो बाद में स्क्राइब्स लिखते थे, एक दूसरे से काफ़ी चेंजेज हो जाता था। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। इसीलिए कहता है कि हम जो है बड़ी मुश्किल हो जाती थी ये पहचानने में कि एक्चुअल में ऑथर यानी कि जो राइटर है, लिखने वाला है, उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है। भाई सच में उसने जो पहली बार फर्स्ट टाइम लिखी होगी वो कौन सी है, क्योंकि उसकी कॉपी तो बाद में बहुत सारे लोगों ने की होंगी। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। हम तो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, जो बाद में स्क्राइब्स यानी लिपिकों ने जो लिखा होगा उनके ऊपर डिपेंड हो गए। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसीलिए तो जो हिस्टोरियन है उनके सामने मैन्युस्क्रिप्ट का जो वर्जन आता है वो गेस करना मुश्किल होता है, ऑथर ने ओरिजिनली लिखा क्या था और उनके जो हाथ में आया है क्या वो ओरिजिनली है या उसकी कॉपी है, क्योंकि कॉपी भी तो हाथ से लिखी जाती थी। On occasion, author received their chronicles at different time. The 14th century chronicles, जियाउद्दीन बर्नी, chronicles यानी इतिहासकार। अब जो इतिहासकार होते थे कभी कभी खुद भी जो है ना क्या करते थे बेटा, टाइम टाइम पर उसको अपना जो खुद का लिखा उसको रिवाइज करते, रिवाइज यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करते थे। 14th सेंचुरी में एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी, रोट हिज क्रोनिकल फर्स्ट इन 1315 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। उसने अपना जो पहला लिखा था वो तो लिखा था 1356 में, और ठीक इसके 2 साल बाद उसने दूसरा वर्जन निकाल दिया, यानी कि सेम जो मैटर है उसने टेक्सचुअल जो लिखा 2 साल बाद उसका दूसरा निकाल दिया। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल इन 1960s। किसी किसी की बुक में 70s भी हो सकता है, तो डिजंट मैटर। क्या कहता है कि जो हिस्टोरियन थे उनको 1960s का या 70s तक तो यही नहीं पता था कि जो उनके हाथ में है उससे पहले भी कोई वर्जन यानी उससे पहले भी उसकी कोई कॉपी आ चुकी थी। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। ये कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी, विशाल पुस्तकालयों का जो भंडार है, संग्रह है, उनमें कहीं खो गई थी। तो आज के इस पार्ट में हम इतना ही करते बेटा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सेकंड पार्ट में। ओके।